जो भी प्रेजेंट में नियम चल रहे हैं उनमें बेहतर सुधार के लिए लोगों का ओपिनियन लेता कि इनमें कौन से सुधार किए जाने की अभी और ज़रूरत है। इनके पॉपुलेशन एरिया और कॉलोनी के हिसाब से डिवाइड कर देता। मतलब ये है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में लीन ना हो। किसी भी एरिया में वहीं के वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये वॉलंटियर्स अपने लोगों की देखभाल जिम्मेदारी से करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी जगह किसी भी एमएलए एमपी यहाँ तक कि उस राज्य के सीएम को भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसे जनता के ऊपर थोप देते हैं। यानी केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये उल्टे सीधे नियम बनाते रहते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि हालात सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। सबसे मेन रीज़न यह है कि इन्होंने एक बार अपनी तरह से लॉकडाउन लगा के देख लिया है। रिजल्ट क्या आए थे आपने देखा ही है। या उन दिहाड़ी मजदूरों को जिन्होंने कल मेहनत की थी, इसका रिजल्ट ये है कि आज ये लोग अपना पेट भर पा रहे हैं। अगर ये लोग आज मेहनत नहीं करेंगे तो पक्का कल इनको और इनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। आखिर जेल में भी रहने खाने का अरेंजमेंट होता है, तो उस लॉकडाउन में इन लोगों के लिए ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया गया। इसीलिए मैंने जनता को बहुत सारे सर्कल्स में डिवाइड करके सीधा सिस्टम से ही जोड़ दिया। अगर आज भी नेता लोग इस तरह के नियम अपनाएं तो सच में कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। इनको ये लगता है कि मुझसे आप ले सकते हो, मुझे कुछ दे नहीं सकते सिवाय वोट के। आप जहाँ गलती करो पैसा इनको फूंको, वो पैसा कहाँ जाएगा? चुनाव में विधायक खरीदने के लिए। तो ऐसी तैसी भी आपकी हो रही है, मारे भी आप जा रहे हो, अब बच रहे हो तो फाइन भी आप दे रहे हो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रभास राज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाता तो कोरोना पर बेहतर कंट्रोल होता। अगर इस देश का कंट्रोल मेरे हाथों में होता तो ये कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले करता। नंबर 1, देश को बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स या जोन में डिवाइड करता। लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन सभी सर्कल्स में वॉलंटियर और एडमिन्स को अपॉइंट करता। थर्ड, सभी एहतियात और सावधानियों के साथ मैं उन सभी आवश्यक शॉप्स और फूड फैक्ट्री को खुलने की इजाज़त देता। जो भी प्रेजेंट में नियम चल रहे हैं उनमें बेहतर सुधार के लिए लोगों का ओपिनियन लेता कि इनमें कौन से सुधार किए जाने की अभी और ज़रूरत है। इसी तरह मैं इस देश के सभी राज्यों, जिलों, शहरों और गांवों को इनके पॉपुलेशन एरिया और कॉलोनी के हिसाब से डिवाइड कर देता। कोई गांव जिसकी पॉपुलेशन 1000 तक है तो इस पूरे एक गांव को मैं एक सर्कल में डिवाइड करता और इस 1000 लोगों में से 10 लोगों को वॉलंटियर के रूप में चुनता और इस 10 वॉलंटियर को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिन अपॉइंट करता। अगर कोई गांव जिसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है तो इस गांव को मैं 5 सर्कल्स में डिवाइड करता, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और एक मिडिल में। इन सभी 5 सर्कल में से हर एक से मैं 10-10 वॉलंटियर को अपॉइंट करता और इन 50 वॉलंटियर्स को कंट्रोल करने के लिए एक चीफ को अपॉइंट करता। ऐसा कोई शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो इस शहर की सभी कॉलोनी या मार्केट जो अपने खुद के नाम से जानी जाती हैं उन हर को कॉलोनी वाइज डिवाइड करता है और इन 10 लाख लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कम से कम 1000 वॉलंटियर्स को अपॉइंट करता और इन 1000 वॉलंटियर्स के ऊपर 50 एडमिन्स होते और इन 50 एडमिन्स को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर एक चीफ होता। इसी तरह से कोई बड़ा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो इस बड़े शहर को एरिया, कॉलोनी और पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग डिवाइड करता और इस शहर की पॉपुलेशन में कम से कम 1% वॉलंटियर्स को चुनता और इन वॉलंटियर्स को कंट्रोल करने के लिए एक चीफ होता। लेकिन इस तरह सभी गांव और शहरों को सर्कल्स में डिवाइड करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखता कि प्रत्येक 100 लोगों के ऊपर कम से कम एक वॉलंटियर जरूर हो। यानी एक वॉलंटियर के अंडर में 20 से 30 फैमिली से ज़्यादा ना हो। उस एरिया, कॉलोनी या सर्कल्स के सभी वॉलंटियर्स का नंबर उन सभी लोगों के पास होगा जिस एरिया में ये वॉलंटियर्स अपॉइंट किए गए हैं। लेकिन किसी भी वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने से पहले इन 2 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। नंबर 1, ये नौजवान हो, यानी इस वॉलंटियर की उम्र 20 से 40 साल के बीच में हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट ना करता हो। मतलब ये है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में लीन ना हो। किसी भी एरिया में वहीं के वॉलंटियर्स को अपॉइंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये वॉलंटियर्स अपने लोगों की देखभाल जिम्मेदारी से करेंगे। इन सभी वॉलंटियर्स को कंट्रोल करने के लिए या उस एरिया या सर्किल में आई परेशानी की सुनवाई के लिए इनके ऊपर एक चीफ अपॉइंट किया जाएगा। किसी गांव स्तर के लिए यह कोई सेंसिबल पर्सन या वहां का मुखिया हो सकता है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा यह कोई सेंसिबल पर्सन हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। छोटे शहरों के लिए यह चीफ उस शहर का पुलिस ऑफिसर हो सकता है। अगर यह पुलिस ऑफिसर युवा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बड़े शहरों के लिए यह चीफ कोई IAS ऑफिसर ही होगा
जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, जो सच में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो। और इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक और चीफ अपॉइंट किया जाएगा। यह भी कोई IAS ऑफिसर ही होगा। किसी भी मंडल, तहसील, जिला या राज्य लेवल पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो चीफ अपॉइंट किए जाएंगे वो सभी IAS ऑफिसर ही होंगे। मतलब जो भी बड़े लेवल पर अपॉइंट किया जाएगा वो केवल IAS ऑफिसर ही होगा। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी जगह किसी भी MLA, MP, यहाँ तक कि उस राज्य के CM को भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुद को समाज सेवी कहने वाले ये नेता लोग केवल जनता के सेवक ही होते हैं। लेकिन इस भयानक बीमारी में जनता को सेवा की नहीं, सुरक्षा और समाधान की जरूरत है, जो इन नेता लोगों के बस की बात नहीं। इनको इस सिचुएशन में सिलेक्ट न करने की असली वजह ये है, मेरा मानना है कि आधे से ज़्यादा नेता लोग उतने सेंसिबल नहीं हैं कि किस तरह के नियम बनाए जाएं जिससे हालात रियलिटी में कंट्रोल में आए। ये बात इनको पता होते हुए भी कि ये काम इनके कंट्रोल से बाहर है, ये लोग इसमें सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट में हूँ, अगर मैं ही कुछ नहीं करूँगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, यानी ईगो प्रॉब्लम। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नेता लोग उस सलाह को यूजुअली नहीं मानते जो इनके जूनियर ने इनको दी हो। रीज़न वही है कि इनको लगता है कि मैं सलाह लेने के लिए इस बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठा हूँ। इसी ईगो के चक्कर में जिनके पास इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अच्छे प्लान्स होते भी हैं, वो इनको अपना प्लान शेयर नहीं करते, क्योंकि अब इस तरह के लोगों को यकीन हो चुका होता है कि इतना अच्छा प्लान होते हुए भी अगर मैं इस प्लान को इस नेता के सामने रखूँगा तो ये मेरी नहीं सुनने वाला। इस तरह की सिचुएशंस में इनको बाहर रखने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इनसे हालात तब नहीं संभाले जाते जब सब कुछ नॉर्मल होता है। तो इस भयानक आपदा में इनसे कुछ अच्छा होगा या कुछ अच्छे नियम बनाएंगे, ये उम्मीद करना ही गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग कि कोई ये ना कह दे कि आप फालतू क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। बस ये लोग कुछ करने के चक्कर में जो इनके मन में आता है उसे जनता के ऊपर थोप देते हैं, यानी केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये उल्टे सीधे नियम बनाते रहते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हालात सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। सबसे मेन रीज़न यह है कि इन्होंने एक बार अपनी तरह से लॉकडाउन लगा के देख लिया है, रिजल्ट क्या आए थे आपने देखा ही है। बेशक इनमें से कुछ गिने चुने नेता काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं भी, लेकिन तब भी मैंने इस तरह के नेताओं को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर इनको इन्वॉल्व कर लें तो बाकी के लोग ये समझ जाएंगे कि हम लोग धरती पर बोझ हैं, यानी गधे हैं, भले ही सच में हैं। और ये लोग तब अपनी शैतान खोपड़ी को घुमाएंगे और दंगे करवा देंगे, और इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इन सभी नेता लोगों को इन्वॉल्व कर भी लेता तो हर सर्किल, गली, मोहल्ले और यहाँ तक कि वॉलंटियर्स के हाथ में भी इन लोगों की पार्टी का झंडा दिखाई देगा, और जहाँ भी 4 लोग इन नेताओं को नजर आए ये अपना भाषण प्रणाली स्टार्ट कर देंगे, और इनके भाषण सुनते समय आप भी अपनी समस्याओं को भूल जाओगे कि आपने इनको किस लिए यहाँ बुलाया था। लीव इट। सच में परिणाम जो पिछले साल लॉकडाउन लगाने के कारण आए थे वो काफ़ी बेहतर हो सकते थे, अगर ये नेता लोग आगे की सोच के चलते कि इसको लगाने के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कि क्या सभी निम्न वर्ग के लोग इस समय सर्वाइव कर सकते हैं। यकीनन लॉकडाउन सरकार का वो एक बेहतरीन स्टेप था, बट अचानक सब कुछ बिना किसी प्लान के इतनी जल्दी कर देना ये सब गलत था। ये एक तरह की तानाशाही थी। सरकार ने उन लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जिनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं था। वहीं दूसरी ओर जो मैंने बताया, अगर उस हिसाब से लॉकडाउन लगाया जाता तो इस लॉकडाउन में उन दुकानों या फैक्ट्रियों को खोलने की अनुमति दी जा सकती थी जो सामान हमारी रोज़मर्रा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनको अवेलेबल करवाते हैं, जैसे दूध, दही, आटा जो शहरों में केवल दुकानों में ही मिलता है, उनको खोला जा सकता था। इनको बस एक शर्त पर खोलने की अनुमति होती कि इस फैक्ट्री या शॉप में काम करने वाला वर्कर कहीं और बाहर नहीं जा पाएगा, मेनली घर तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि कोरोना इनके घर तक ना पहुंच पाए। इसी तरह से इन सभी एडमिन्स, दुकानदार, सप्लाई या डॉक्टर या उन सभी लोगों को घर जाने की अनुमति नहीं होगी जो इस वक्त लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ताकि अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो भी जाएं तो कोरोना इनके घर तक ना फैले। और इन सभी लोगों का हर रोज़ कोरोना टेस्ट भी होगा जो लोगों की हेल्प करते हैं या उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेकिन सरकार ने उस लॉकडाउन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या शहरों के उन लोगों को हुई जो किसी दूसरी जगह से काम करने के लिए इन बड़े शहरों में आए थे, या उन दिहाड़ी मजदूरों को जिन्होंने कल मेहनत की थी। इसका रिजल्ट ये है कि आज ये लोग अपना पेट भर पा रहे हैं। अगर ये लोग आज मेहनत नहीं करेंगे तो पक्का कल इनको और इनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। सिवाय अपनी शारीरिक मेहनत के कोई और सेविंग्स नहीं होती जिससे ये लोग बिना कुछ काम किए भी कुछ दिन और गुजारा कर सकें। इसी तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। कुछ लोग इस वक्त बिना कोई काम किए अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो कैसे इनको उन लोगों में काउंट किया जा सकता है जो कुछ दिन काम ना करें तो भी अपना पेट आराम से भर सकते हैं। अगर अब भी सरकार सभी लोगों को एक समान मानकर कोई नियम बनाएगी तो सच में ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए सरकार पहले इस तरह के सभी लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था करे, और जब सब लोग रहने खाने के हिसाब से बराबर हो जाएं तभी सभी पर एक समान नियम लगाए जाएं, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए 2 दिन भी नहीं रहा जा सकता। इसलिए ये भूखे प्यासे लोग उस लॉकडाउन में पैदल ही घर निकल गए थे, और बाद में इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं। आखिर जेल में भी रहने खाने का अरेंजमेंट होता है, तो उस लॉकडाउन में इन लोगों के लिए ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया गया। बस इसी खाने पीने, रहने और इन लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए अचानक लॉकडाउन लगाने से पहले इस तरह देश को बहुत सारे सर्किल्स और जोन में डिवाइड करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। इसलिए कुछ मजदूर लोग या तो भूख से मारे गए
या कुछ पैदल ही अपने घर जाने लगे जो सड़क पर मारे गए। कहीं कहीं ऐसी भी घटनाएं सामने आई थी जहां एक पूरे परिवार ने सिर्फ इसी वजह से सुसाइड कर लिया कि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आपको ये रोटियां तो ध्यान ही होंगी ना। सच में उस लॉकडाउन में कुछ गलत स्टेप्स की वजह से ऐसे न जाने कितने लोगों के बिना कोरोना की चपेट में आए उनकी जान चली गई थी। उस लॉकडाउन में सबसे बड़ी गलती यही थी कि जनता को सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया गया। वो अपनी परेशानी कहाँ लेके जाते, जहाँ हर एक इंसान की जेन्युइन प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने जनता को बहुत सारे सर्कल्स में डिवाइड करके सीधा सिस्टम से ही जोड़ दिया, ताकि हर एक इंसान की जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जिस आदमी को जो भी बाहर से चाहिए वो तुरंत अपने सर्किल के वॉलंटियर को फ़ोन करके वो चीज़ मंगा सकता है, जैसे मार्केट से दूध, आटा, सब्जी या कोई भी ज़रूरत का सामान, जैसे दवाइयाँ। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इस तरह से लॉकडाउन लगाया जाता तो सभी तरह की दुकानों या फैक्ट्रियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इस तरह से सोच समझ कर लॉकडाउन लगाया जाता तो सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते जितना उस समय हुए थे। इस तरह से लॉकडाउन तब तक लगा रहता जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आ जाते, और जैसे ही कोरोना का प्रकोप उस एरिया में काफ़ी हद तक कम हो जाता तो उस एरिया में कम से कम 20 दिन बाद, जब कोरोना खत्म होगा कम से कम उसके 20 दिन बाद, तो उन शहरों के लगभग सभी मार्केटों को खुलने की परमिशन दे दी जाती, जहाँ पर 10 किलोमीटर की रेंज में कोरोना केसेस लगभग ना के बराबर हो चुके हैं। ये परमिशन कब दी जाती? आज से 20 दिन बाद, जब उस एरिया के 10 किलोमीटर रेंज में कोरोना लगभग ना के बराबर हो जाते। लेकिन मार्केट को खोलने की कुछ शर्तें होती। नंबर 1, सभी एक तरह की शॉप शिफ्ट में प्लस अलग अलग दिन में ही खुलेंगे। नंबर 2, पार्किंग मार्केट से कम 1 किलोमीटर दूर होगा। अगर अब किसी को कोरोना हुआ तो उसे ठीक हो जाने के बाद कम से कम 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए, ताकि वो अपनी केयर खुद कर सके। किस डर से? कि उसको 1 महीना जेल में रहना ही पड़ेगा। जेल जाने के डर से जिस परिवार ने कोरोना पीड़ित की जानकारी छुपाई उस पूरे परिवार को 6 महीने की जेल होगी। पार्किंग मार्केट से 1 किलोमीटर दूर इसलिए होंगी क्योंकि जिसे रियल में कुछ मार्केट से लेना होगा वही 1 किलोमीटर पैदल चलने की सोचेगा। सभी एक तरह की मार्केट शिफ्ट में प्लस अलग अलग खोली जाएंगी। इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे पहले इसको समझिए, मैंने सभी तरह की दुकान को दिनों के हिसाब से डिवाइड कर दिया। एक दिन ये दुकानें खुलेंगी, एक दिन ये दुकानें खुलेंगी, फिर अगले दिन ये दुकान खुलेंगी, फिर अगले दिन ये दुकान खुलेगी। यानी जिस दिन ये दुकानें खुलेंगी उस दिन ये सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिस दिन ये सभी दुकानें खुलेंगी उस दिन ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। जैसे अगर आपको आज सब्जी लेनी है, शाम को खुलेंगी और केवल 3 आवर्स के लिए खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। जैसे आज आपको कोई घरेलू सामान लेना है, जैसे दूध, दही या किराना स्टोर से मिलने वाला कोई भी सामान लेना है, तो आज केवल उसी तरह की दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा हर कोई दुकान बंद रहेगी। अगर अगले दिन आपको सब्जी लेनी है तो सुबह केवल 3 घंटे के लिए सब्जी की सभी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो भी दुकान होगी वो बंद रहेगी। डे 2 में अगर आपको बाल कटवाने हैं तो आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उस मार्केट की जितनी भी सैलून की दुकानें होंगी केवल वही खुली ही मिलेंगी। उसके अलावा कोई भी शॉप इस टाइमिंग में आपको खुली हुई नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई हार्डवेयर की शॉप से काम है तो डे 2 में 12 बजे से 4 बजे तक केवल सभी हार्डवेयर की शॉप ही खुली हुई मिलेंगी। इस टाइमिंग में आपको हार्डवेयर के अलावा और कोई दूसरी दुकान खुली हुई नहीं दिखेगी। अगर आपको डे 2 में जूते लेने हैं तो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक आपको केवल जूते चप्पल वाली ही दुकान खुली मिलेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद होंगी। इसी तरह अगर आपको डे 2 में कपड़े खरीदने हैं तो रात को 8 बजे से 12 बजे तक सभी कपड़े की दुकानें उस मार्केट में खुली हुई मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी मार्केट उस समय ओपन नहीं होगी। इस तरह के डिवाइड करने के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको समझने चाहिए। जैसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनको बाल कटवाने हैं, किसी को जूते लेने हैं। अगर ये मार्केट रोजाना खुलती तो ये दोनों लोग जाते आज, एक जूते लेने के लिए, एक बाल कटवाने के लिए, यानी 2 लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते थे। लेकिन अगर किसी को बाल कटवाने हैं और किसी को जूते लेने हैं तो केवल बाल कटवाने वाला ही आज इस मार्केट में 8 बजे से 12 बजे तक दिखाई देगा। जो जूते लेने वाला होगा वो इस मार्केट में नहीं दिखाई देगा, यानी भीड़ यहाँ कम हो जाएगी। जैसे ही किसी को आज हार्डवेयर की दुकान से काम है लेकिन आज दिन ये पड़ रहा है तो आज के दिन हार्डवेयर वाला कोई भी आदमी इस मार्केट में दिखाई नहीं देगा, ना ही बाल कटवाने वाला इस डे 1 में दिखाई देगा, ना ही जूते चप्पल या कपड़े लेने वाला आदमी इस दिन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डे 1 में केवल या तो सब्जियों की दुकान खुलेगी या केवल घरेलू सामान की, वो भी शिफ्टों में। अगर आपको घरेलू सामान लेना है तो सुबह से शाम तक आप जा सकते हो। अगर सब्जी लेनी है तो उस दिन आपको शाम को जाना पड़ेगा। वहीं डे 2 में आज इस लिस्ट वाली सभी शॉप्स वो भी शिफ्टों में खुलेंगी। जैसे जिससे आज घरेलू सामान लेना है डे 2 में तो इस लिस्ट में कहीं भी घरेलू सामान वाली शॉप नहीं खुलेगी, यानी जितने लोगों को भी आज किराना स्टोर से काम था वो इस मार्केट में दिखाई ही नहीं देंगे। प्लस डे 2 में कुछ लोगों को बाल कटवाने थे, कुछ को हार्डवेयर जाना था, कुछ लोग को जूते चप्पल, कुछ लोगों को कपड़े लेने थे। तो जिससे बाल कटवाने थे तो इस समय दिखाई देगा,
भले ही आज जूते चप्पल या कपड़े लेने वाले लोग भी आज इस मार्केट में आएंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग क्या होगी, अलग होगी। इससे क्या होगा, भीड़ इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी मार्केट में कि लोग एक दूसरे के संपर्क में बहुत कम आएंगे। और मैंने केवल उस टाइमिंग में एक ही तरह की शॉप को इसलिए खोला गया है ताकि जो भी लोग आएँ वो कोई इस शॉप पर चला जाए, कोई इस शॉप पर चला जाए। किसी एक ही शॉप को खोलने की परमिशन देता तो जितने बाल कटवाने वाले लोग हैं वो सभी इस शॉप पे दिखाई देते। इसलिए जितनी भी बाल कटवाने वाली या जूते चप्पल लेने वाली हैं तो उस शिफ्ट में उन सभी तरह की शॉप को खोलने की अनुमति दी जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ को इस तरह किस हद तक कम किया जा सकता है कि जिस वाहन से आप मार्केट जाओगे आपको वो वाहन उस मार्केट से 1 किलोमीटर दूर खड़ा करना पड़ेगा पार्किंग में। अगर लॉकडाउन लगाने से कोरोना कंट्रोल में होता है तो जैसा मैंने बताया उस तरह से अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो यह कंट्रोल कम से कम 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये आप समझ सकते हो। प्लस शिफ्ट इसलिए दी है कि इस टाइमिंग के खत्म होते ही आपको अपनी शॉप बंद करनी है ताकि दूसरी शॉप खोली जा सके। जैसे इसकी टाइमिंग खत्म होती है ये वाली शॉप खोली जा सके। ऐसा नहीं होगा कि सभी शॉप एक ही टाइमिंग में खुल जाएं, क्योंकि जो भी ये सब लेने वाले होंगे वो एक साथ आपको मार्केट में दिखाई देंगे, जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाएगी। तो इस तरह से लॉकडाउन के बाद अगर सभी मार्केटों को शिफ्टों में प्लस अलग अलग दिन के हिसाब से खोला जाए तो भीड़ सच में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ताकि कोरोना एक लोग से दूसरे लोग में आसानी से फैल ना सके। फैलेगा कब? जब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो कोरोना फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जब भीड़ ही नहीं होगी तो कोरोना के चांसेस फैलने के बहुत कम होंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर किसी एक ही आदमी को आज ही बाल कटवाने हैं, आज ही जूते चप्पल लेने हैं और आज ही कपड़े लेने हैं, तो उसको बाल कटवाने के लिए इस मार्केट में 4 घंटे, जूते चप्पल लेने के लिए अलग से 4 घंटे, प्लस कपड़े लेने के लिए अलग से 4 घंटे, यानी 12 घंटे या तो वो इस मार्केट में रहे या 3 बार इस मार्केट में आए और जाए। तो इस तरह से सभी शॉप्स को शिफ्टों में बांटने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। लोग इतने नहीं आएंगे जितने यूजुअली इस मार्केट में हमेशा दिखाई देते हैं। अगर आज भी नेता लोग इस तरह के नियम अपनाएं तो सच में कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है, लेकिन उनको ये सब नहीं आता। जो उनके दिमाग में चल रहा है उनको तो बस वही फॉलो करवाना है। क्यों ना करवाएं, उतनी बड़ी पोस्ट पर वो बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इनको या तो आइडिया दे सके या इनको सलाह दे सके। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के ईश्वर हैं। इनको ये लगता है कि मुझसे आप ले सकते हो, मुझे कुछ दे नहीं सकते सिवाय वोट के। आप इनको वोट दो, इसके अलावा ये आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। जो भी इनको लेना होगा वो आपसे छीन लेंगे, या तो पैसा या आपका खून। और यही ये लोग करते हैं। केवल आप इनको वोट दे दो, फिर देखो ये आपसे क्या क्या चीज़ ले लेते हैं। इसीलिए किसी को वोट देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके वोट के चक्कर में ये आपसे आपका क्या क्या छीन सकता है। फ्यूचर, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, पता नहीं क्या क्या आपसे छीन लेता है, केवल आपने इनको फ्री में वोट दिया। तो एक वोट की कीमत समझिए। एक वोट की कीमत बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती है या आराम से ले सकती है, जैसा कि आप इस महामारी में देख सकते हो। जिनको कुछ नहीं आता उनके नियम देखिए आप। ये लोग अगर खुद भी सोचें कि मैंने जो नियम लगाया उसका कोई लॉजिक बनता है तो इनको भी शर्म आ जाएगी कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये अपने बनाए हुए नियम को दोबारा सोचें, क्योंकि इनको तो केवल नियम बनाना है ताकि कोई ये ना कह दे कि नेताजी आप फालतू क्यों बैठते, कुछ करते क्यों नहीं। केवल इसी कुछ के चक्कर में ये आपकी ऐसी तैसी मारते रहते हैं। इतने अजीब गरीबों तरह के इनके नियम होते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। जैसे रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी मार्केट बंद होंगे। इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि मान लीजिए कुछ 30% लोग हैं जो शाम को ही शॉपिंग करते हैं, वो दिन में नहीं जाते। तो अब होगा क्या कि जो 30% लोग हैं अब जो दिन में जाने लगेंगे, यानी जो भीड़ आज दिन में हो रही थी उसका 30% भीड़ कल से दिन में होगी। यानी इन्होंने भीड़ एक तरह की बढ़ा दी, यानी इन्होंने ये वाली टाइमिंग को बहुत कम करके एक ही सर्किल में ला दिया। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इनके हर बनाए हुए नियम गलत होते हैं। जैसे इन्होंने बोल दिया आज शाम को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी मार्केट खुलेगी नहीं, यानी जो शाम को शॉपिंग करने वाले लोग होते थे वो आज दिन में ही दिखाई देंगे इन सभी मार्केट्स में। यानी भीड़ ओवरऑल इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने शिफ्टों में किस लिए डिवाइड किया था, ताकि भीड़ कम हो जाए। इन्होंने शिफ्ट को क्या कर दिया, एक ही कर दिया। यानी जो भीड़ यहाँ होगी शाम को होने वाली थी अब वो क्या होगी, दोनों दिन में होंगी। यानी भीड़ इन्होंने बढ़ा दी अपना एक नियम बनाने से। या शनिवार रविवार को मार्केट बंद होंगे तो होगा कि शुक्रवार को सभी लोग मार्केट में जाने लग जाएंगे, क्योंकि उनको कोई सामान ऐसा है जो कल लेना था, ध्यान आया तो वो आज ही लेने चले जाएंगे। या कभी कभी इनके नियम ऐसे भी होते हैं
कि केवल आज ही 8 बजे से 12 बजे तक मार्केट खुलेंगी, इसके अलावा सभी मार्केट 8 दिन के लिए बंद हो जाएंगी, फिर 8 दिन बाद इसी टाइमिंग पर खुलेंगी। तो अब इससे समझिए ये कि जिसको ये सामान लेना होगा उनका ड्यूरेशन इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब जितनी भी भीड़ आने वाली थी वो 4 घंटे में इस मार्केट में आ जाएगी, जो कम से कम 8 घंटे में डिवाइड हो रही थी उन्होंने 4 घंटे में इसको कर दिया, यानी भीड़ इन्होंने डबल कर दी। डबल तो केवल एक दिन के हिसाब से कर दी, जो 8 दिन में लोग आने वाले थे उनका भी 8 गुना इन्होंने यहाँ भीड़ इकट्ठा कर दी एक दिन के लिए। कि आप समझ सकते हैं इस तरह के नियम लगाने से ये कोरोना पे कंट्रोल कर रहे हैं या इनको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ मार्केट में इकट्ठी होगी कोरोना उतनी ही तेज़ी से फैलेगा। इसी चक्कर में मैंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शिफ्टों में किया, शिफ्टों को भी और शिफ्टों में बांटा, और शिफ्टों में केवल एक तरह की मार्केट को खोला, जिसको केवल सब्जी लेनी हो केवल वही उस दिन जाएगा, इसके अलावा इन सभी का कोई काम नहीं है। अगर इनको सच में आपकी परेशानियों या मुसीबतों से कोई लेना देना होता या कोरोना की इतनी ज़्यादा फिक्र होती तो 1 साल हो गया, इन्होंने अब तक ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर दिया जो पिछले साल नहीं था। देश में कोरोना किस रेट से बढ़ रहा है आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। जैसे पिछले साल 18 मार्च को केवल 14 नए मामले थे, 17 दिसंबर 2020 को करीब 96,000 नए कोरोना के केस सामने आए, लेकिन यह धीरे धीरे कम होता गया उसके बाद, और ये 17 फरवरी 2021 को लगभग 12,000 पे आ गया था। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में यानी मार्च से अब तक यह यानी 19 अप्रैल कल को 2,49,000 यानी लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर रोजाना केसेस निकल रहे हैं। ये पिछले 1-2 दिन का देखिए, ये 10 अप्रैल के बाद हर रोज कम से कम 10,000 नए केस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ये नियम लगा रहे हैं फिर भी क्यों बढ़ रहे हैं? किसी ने जानने की कोशिश की है? क्योंकि ये लोग केवल फॉर्मेलिटी ही करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है लोग मरें जिएं, केवल आप इन पर उंगली ना उठा दो इस चक्कर में ये लोग ऐसे नियम लगाते हैं। ये आप देख सकते हो पिछले 10-12 दिन में कितना ज़्यादा कोरोना हाई हो रहा है। ग्राफ पहले मैक्सिमम पिछले साल का इतना था 17 सितंबर को, मतलब पिछले साल मैक्सिमम केसेस कभी 1 लाख से ऊपर नहीं हुए थे, लेकिन इस साल 2.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस पहुंच चुके हैं। ये हर रोज़ आने वाले मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए आप ये ग्राफ को कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। उस ग्राफ के तेज़ी से बढ़ने से आप समझ सकते हो कि हालात बहुत ज़्यादा नाजुक होने वाले हैं आगे वाले कुछ हफ्तों या महीनों में। रिकॉर्ड पिछले बार का तो बहुत पहले टूट चुका है, वो केवल यहाँ तक था। ये मीनार या ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह से ये लोग लॉकडाउन लगाते रहे तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। कारण मैं बता चुका हूँ, यानी ये लोग इस तरह की भीड़ को बहुत कम समय में ही शिफ्ट में एक साथ भेज रहे हैं, लेकिन मैंने इसका उल्टा किया था। मैंने इन सभी को शिफ्टों में भेजा, यानी जिसको यहाँ ज़रूरत थी सब्जी की क्योंकि इस समय में ही जा सकता था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, टाइमिंग इतना कम कर दिया, शिफ्ट सभी ओपन कर दी। सच में ये दुश्मन बन रहे हैं आप लोगों के, मेरे भी। अगर अब भी आपको ये नेता लोग पसंद आते हैं तो आप कर भी क्या सकते हो, सिवाय कुछ दिन इंतज़ार करने के, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सच में ये लोग केवल नए नए कानून बना देते हैं, ऊपर से देख के कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग बैठे इस जगह पर, नीचे क्या होने वाला, क्या हलचल होने वाली, इनको कोई मतलब नहीं है। भले ही यहाँ अच्छा हो बुरा हो रहा है तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मीडिया इनके कंट्रोल में है। अगर 1% भी अच्छा हो गया तो इस समय इतना अच्छा दिखा देंगे कि अगर ये नेता ना होता तो सच में ये लोग मारे जाते। अगर इन्होंने 1 लोग को बचा लिया, 100 लोगों को मार दिया, तो ये लोग तो भूल जाओ ये इनकी गलती थी, ये लोग मर गए। लेकिन ये अपने आप बच गया तो ये सरकार का इतना बड़ा अच्छा कदम था कि ये 1 लोग इन्होंने बचा लिया। अगर ये सरकार ना होती तो ये 1 लोग जो अपने आप बच गया, भले ही ये सरकार ने बचा लिया, सरकार की इसमें वाई होनी चाहिए। करता कौन है? ये दलाल मीडिया। तो सरकार प्लस मीडिया ये दोनों ही देश को डुबो रहे हैं। डुबो कौन रहा है? ये, क्योंकि ये आपको महसूस नहीं होने दे रहा कि देश डूब रहा है। आप हर रोज़ इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, इसलिए आज आप इस सब चीज़ के हैबिट में आ गए हो कि जो चल रहा है चलो चलने दो। बस सच में ये इस तरह से नहीं, ग्राफ इस तरह से जा रहा है, इंसानियत नीचे झुकती जा रही है और मक्कारी, ढोंगपन और ब्रूटैलिटी ऊपर बढ़ती जा रही है। इंसान का दुश्मन बन गया है। तो सच में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है फिलहाल तो इस कोरोना की वजह से ही, प्लस इनके जो वाहियात नियम कानून होते हैं। आज आप बंगाल में या जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ देख सकते हो कोई भी नेता आपको मास्क लगाता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम केवल आम जनता के लिए है। इसलिए आप जहाँ गलती करो पैसा इनको फूंको, वो पैसा कहाँ जाएगा? चुनाव में विधायक खरीदने के लिए। तो ऐसी तैसी भी आपकी हो रही है, मारे भी आप जा रहे हो, अब बच रहे हो तो फाइन भी आप दे रहे हो। नियम ये बना रहे हैं, लोग मर भी इनके नियम से रहे हैं और जो लोग बच रहे हैं इनको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो समझ जाइए इनका दिमाग कितना ज़्यादा हाई है। तो इनका दिमाग यहाँ काम करेगा या उस फालतू जगह पे काम करेगा कि मैं कैसे लोगों को बचाऊं, कैसे कोरोना को ठीक करूं। तो इस जगह पे इनका काम नहीं करता, क्योंकि सभी लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, या तो बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं। जो लोग बुरे होते हैं उनके दिमाग में कभी अच्छाई आती नहीं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनके दिमाग में कभी भी बुराई आती नहीं।
तो ये लोग या तो बुरे हैं या अच्छे हैं, बुरे काम कर रहे हैं इसका मतलब ये बुरे हैं, तो ये अच्छा सोच नहीं सकते। अगर आप इनसे अच्छा करने की उम्मीद कर रहे हो तो आप स्टूपिड हो। यार बहुत भाषण दे लिया मैंने इसका, आई थिंक मुझे अब स्टॉप करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आपको अच्छा लग रहा है आप इसको शेयर कर सकते हो, गलत लग रहा है डिसलाइक मारिए, गलती हो इग्नोर करना, या मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है।